सोचिए, आप सुबह सोकर उठते हैं और अपने सबसे करीबी इंसान की तरफ देखते हैं, लेकिन आपको उसका चेहरा दिखाई नहीं देता, बल्कि आपको लगता है कि वह एक निर्जीव चीज है। शायद एक टोपी है जिसे आप उठाकर अपने सिर पर पहन सकते हैं। यह कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि यह एक असली बीमारी है जो किसी भी इंसान के ब्रेन के साथ हो सकती है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, वह हमें इंसान के दिमाग की उन गहराइयों में ले जाती है जो जितनी अजीब हैं, उतनी ही डरावनी और भावुक कर देने वाली भी हैं। ऑलिवर सैक्स की लिखी यह किताब, द मैन हू मिस्टूक हिज वाइफ फॉर अ हैट, केवल मेडिकल साइंस की किताब नहीं है, बल्कि यह इंसानी वजूद और हमारी आइडेंटिटी की कहानियों का एक ऐसा संग्रह है जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर हम हैं कौन। क्या हम सिर्फ यादों का एक पुलिंदा हैं, या फिर हमारी रूह और हमारा माइंडसेट हमारे दिमाग की नसों से परे भी कुछ है। यह किताब एक डॉक्टर की डायरी है जिसने अपनी जिंदगी में ऐसे पेशेंट देखे जो अपनी दुनिया पूरी तरह खो चुके थे, लेकिन फिर भी जीने का कोई ना कोई सहारा ढूंढ रहे थे। आज मैं आपको इन्हीं अनोखे लोगों की दुनिया में ले चलूंगा, जहां रियलिटी वह नहीं है जो हम और आप देखते हैं, बल्कि यहां हकीकत के मायने ही बदल जाते हैं। सबसे पहले हम उस इंसान की कहानी से शुरुआत करेंगे जिसके नाम पर इस किताब का नाम रखा गया है, डॉक्टर पी, जो एक बहुत ही मशहूर संगीतकार थे, एक बहुत बड़े म्यूजिक टीचर थे और एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान माने जाते थे। डॉक्टर पी के साथ सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ कुछ अजीब होने लगा। वह अपने आसपास की चीजों को पहचान नहीं पाते थे, लेकिन यह कोई आंखों की बीमारी नहीं थी। उनकी आंखें बिल्कुल ठीक थीं, वह सुई की नोक भी देख सकते थे, लेकिन उनका ब्रेन उस तस्वीर को समझ नहीं पा रहा था जो उनकी आंखें देख रही थीं। जब डॉक्टर पी ने उनका चेकअप शुरू किया, तो एक बहुत ही अजीब वाकया हुआ। डॉक्टर पी ने अपनी पत्नी की तरफ हाथ बढ़ाया और उनका सिर पकड़ने की कोशिश की, जैसे कोई किसी टोपी को पकड़ता है। वह अपनी पत्नी के सिर को वाकई एक टोपी समझ रहे थे और उसे उठाकर पहनने की कोशिश कर रहे थे। यह दृश्य सुनने में जितना हास्यास्पद लगता है, असल में यह उतना ही दुखद और भयानक है। सोचिए, उस पत्नी पर क्या बीत रही होगी जिसका पति उसे पहचानना तो दूर, उसे एक वस्तु समझ रहा है। उनके रिलेशनशिप की सारी बुनियाद हिल चुकी थी। डॉक्टर पी को विजुअल एग्नोसिया नाम की बीमारी थी, जिसमें इंसान देखता तो सब कुछ है, लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाता। उनके लिए यह दुनिया आकारों और रेखाओं का एक जाल बन गई थी, जिसमें से अर्थ गायब हो चुका था। लेकिन इस कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत बात भी छिपी है। जब तक डॉक्टर पी गाना गाते थे या म्यूजिक सुनते थे, तब तक उनकी दुनिया एकदम ठीक रहती थी। म्यूजिक ही वह कड़ी थी जिसने उनकी टूटी हुई दुनिया को जोड़ रखा था। वह अपने रोजमर्रा के काम भी गाने के साथ ही कर पाते थे। अगर वह कपड़े पहन रहे हैं, तो उन्हें कपड़े पहनने वाला गाना गुनगुनाना पड़ता था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा ब्रेन दुनिया को कैसे देखता है, यह हम कभी सोचते ही नहीं हैं। हम चीजों को देखते हैं और तुरंत पहचान लेते हैं, लेकिन डॉक्टर पी के लिए यह दुनिया एक पहेली बन चुकी थी। अगली कहानी जो इस किताब में सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली है, वह है जिम्मी जी की कहानी। जिम्मी एक बहुत ही खुश मिजाज और तंदुरुस्त आदमी थे। जब वह डॉक्टर के पास आए, तो उन्होंने बड़े ही उत्साह से अपनी नेवी की कहानियां सुनाई। वह 1945 के दौर की बातें कर रहे थे। उनकी याददाश्त इतनी तेज थी कि डॉक्टर भी हैरान थे। लेकिन फिर एक छोटा सा सवाल पूछा गया कि आज साल कौन सा चल रहा है। जिम्मी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि यह 1945 है और वह 19 साल के हैं, जबकि असलियत में वह 1975 का साल था और जिम्मी की उम्र 49 साल हो चुकी थी। डॉक्टर ने उन्हें एक शीशा दिखाया और कहा कि इसमें अपनी शक्ल देखो। जिम्मी ने जब शीशे में देखा, तो वह डर के मारे चिल्ला पड़े। उन्हें शीशे में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसके बाल सफेद हो चुके थे। वह समझ ही नहीं पाए कि यह क्या हो रहा है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जैसे ही शीशा हटाया गया और डॉक्टर ने उनका ध्यान भटकाया, तो वह 1 मिनट के अंदर ही उस डर को भूल गए। वह भूल गए कि उन्होंने शीशे में क्या देखा था। वह भूल गए कि वह डॉक्टर से मिल रहे हैं। जिम्मी को कोर्साकॉफ सिंड्रोम था, जो दिमाग के उस हिस्से को डैमेज कर देता है जो नई मेमोरी बनाता है। जिम्मी की जिंदगी 1945 में ही अटक गई थी। सोचिए जरा उस इंसान की हालत के बारे में जो हर सुबह उठता है और उसे लगता है कि वह जवान है, लेकिन उसका शरीर बूढ़ा हो चुका है। डॉक्टर ने जब यह देखा, तो उन्होंने एक बहुत ही गहरा सवाल उठाया
कि क्या ऐसे इंसान के अंदर कोई आत्मा बचती है जो अपनी आइडेंटिटी ही खो चुका है। लेकिन उन्होंने देखा कि जब जिम्मी चर्च में जाते थे या जब वह बागीचे में काम करते थे तो उनके चेहरे पर एक शांति होती थी। उस समय वह अपनी बीमारी के कैदी नहीं होते थे। यह हमें बताता है कि हमारी मेमोरी ही सब कुछ नहीं है। यादों के बिना भी इंसान महसूस कर सकता है और जी सकता है। अब हम बात करते हैं एक और अविश्वसनीय केस की, जो है द डिसेम्बोडिड लेडी, यानी वह महिला जिसका शरीर उससे अलग हो गया। ये कहानी है क्रिस्टिना की, जो एक बहुत ही मजबूत महिला थी। एक दिन उन्हें सपने आने लगे कि उनके शरीर के अंग उनके काबू में नहीं हैं, और धीरे धीरे यह सपना सच होने लगा। उनके नर्वस सिस्टम में एक इन्फेक्शन हुआ जिससे उन्होंने अपना प्रोप्रायोसेप्शन खो दिया। ये हमारे शरीर की वह छठी इंद्रिय है जो हमें बताती है कि हमारे हाथ पैर कहाँ हैं। बिना उनकी तरफ देखे जब आप अंधेरे में चलते हैं तो यह इसी वजह से संभव होता है। लेकिन क्रिस्टिना का यह सेंस पूरी तरह खत्म हो चुका था। उन्हें अपना शरीर महसूस ही नहीं होता था। अगर वह अपने हाथों की तरफ न देखें तो उनके हाथ कहीं भी चले जाते थे। उन्हें लगता था कि उनका शरीर मर चुका है या वह किसी मशीन के अंदर है। उन्हें हर मूवमेंट के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल करना पड़ता था। वह अपने पैरों को देखती थीं, तब जाकर वह कदम बढ़ा पाती थीं। क्रिस्टिना की कहानी हमें यह एहसास दिलाती है कि हम अपने शरीर को कितना ग्रांटेड लेते हैं। हमें लगता है कि हमारा शरीर तो हमारा है ही, लेकिन अगर ब्रेन और शरीर का कनेक्शन टूट जाए तो इंसान अपने ही मांस और हड्डियों के ढांचे में पराया हो जाता है। किताब में एक और बहुत ही दिलचस्प केस का जिक्र है। अस्पताल में एक पेशेंट को रात को अपनी नींद में लगा कि उसके बिस्तर में कोई और भी है। उसे लगा कि किसी ने मजाक में एक कटा हुआ इंसानी पैर उसके बिस्तर में रख दिया है। उसने गुस्से में और घबराहट में उस पैर को बिस्तर से नीचे फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उस पैर को फेंका, वह खुद भी बिस्तर से नीचे गिर गया, क्योंकि वह पैर किसी और का नहीं बल्कि उसका अपना ही था। उस पेशेंट के ब्रेन के उस हिस्से में डैमेज हो गया था जो उसके बाएं पैर को अपना मानता है। उसे अपना ही पैर पराया और डरावना लग रहा था। वह डॉक्टर से बहस कर रहा था कि यह पैर मेरा नहीं है। यह स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि मैं और मेरा शरीर का रिश्ता कितना नाजुक है। अगर हमारा ब्रेन यह मानना बंद कर दे कि यह हाथ मेरा है, तो वह हाथ हमें एक दुश्मन की तरह लग सकता है। लेखक ने इस किताब में सिर्फ बीमारियों की बात नहीं की है, बल्कि उन्होंने उन लोगों की भी बात की है जिनमें कुछ ज्यादा ही क्षमताएं आ गई थीं। एक केस था दो जुड़वा भाइयों का जिन्हें लोग मंदबुद्धि समझते थे, लेकिन उनके बीच एक अद्भुत रिलेशनशिप था। वह आपस में अंकों में बातें करते थे। वह एक दूसरे को बड़े बड़े प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं सुनाते थे और खिलखिलाकर हंसते थे, जैसे उन्होंने कोई बहुत बढ़िया चुटकुला सुना दिया हो। उनके दिमाग में संख्याओं को देखने का एक अलग ही तरीका था जो आम इंसान की समझ से बाहर है। डॉक्टर ने जब उनके इस खेल में हिस्सा लिया और उनके साथ नंबरों की दुनिया में बात की तो उन्हें पहली बार किसी ने समझा, वरना दुनिया उन्हें बेकार समझती थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी का कोई एक पैमाना नहीं होता। इसी तरह एक और केस है रेबेका का, जिसे लोग कम अक्ल समझते थे। वह अपने जूते के फीते भी नहीं बांध पाती थी और चलते वक्त बहुत ही बेढंगे तरीके से चलती थी। लेकिन जैसे ही उसे म्यूजिक सुनाया जाता या उसे डांस करने को कहा जाता, उसकी हर हरकत बदल जाती थी। वह संगीत की धुन पर एकदम सधे हुए तरीके से चलती थी। उसका बेढंगापन गायब हो जाता था। डॉक्टर ने कहा कि रेबेका के पास भले ही समझ कम हो, लेकिन उसके पास एक बहुत ही गहरी और संवेदनशील रूह है जो कला और संगीत को किसी भी समझदार इंसान से बेहतर महसूस कर सकती है। हमारे समाज में हम अक्सर लोगों को उनकी तार्किक क्षमता या गणित के हिसाब से आंकते हैं, लेकिन इंसानी दिमाग में इमोशन और कला का स्थान उससे कहीं ऊपर हो सकता है। इस किताब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है जिसका नाम है दी प्रेसिडेंट्स स्पीच। इसमें लेखक ने उन मरीजों के बारे में बताया है जिन्हें एफेजिया था, यानी वह शब्दों को समझ नहीं सकते थे, लेकिन वह आवाज के उतार चढ़ाव और चेहरे के भावों को बहुत गहराई से समझते थे। अस्पताल के वार्ड में ये पेशेंट टीवी पर राष्ट्रपति का भाषण देख रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे, जबकि राष्ट्रपति बहुत ही गंभीर बात कर रहे थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि भले ही वह शब्द नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति की बॉडी लैंग्वेज और उनकी आवाज की बनावट से उन्हें साफ पता चल रहा था कि वह झूठ बोल रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं। जो लोग शब्दों पर भरोसा करते हैं, यानी हम जैसे सामान्य लोग, वह अक्सर झूठ के जाल में फंस जाते हैं,
लेकिन जिन्होंने शब्दों को खो दिया है, वह इंसान की सच्चाई को उसकी टोन से पकड़ लेते हैं। यह एक बहुत ही बड़ा व्यंग्य है कि जो लोग भाषा नहीं समझते, वह झूठ को ज्यादा बेहतर पकड़ पाते हैं। यह किताब हमें भारतीय दर्शन के उस पहलू की भी याद दिलाती है, जहां हम कहते हैं कि यह दुनिया माया है, जो हम देखते हैं वह अंतिम सत्य नहीं है। डॉक्टर पी के लिए पत्नी एक टोपी थी, जिम्मी के लिए 1975 का साल 1945 था, और उस पेशेंट के लिए उसका अपना पैर किसी और का था। तो फिर असली सत्य क्या है? सत्य वही है जो हमारा ब्रेन हमें दिखाता है। अगर ब्रेन के सर्किट में जरा सा बदलाव हो जाए, तो हमारे लिए यह पूरी दुनिया बदल सकती है। हमारा पूरा अस्तित्व हमारी यादों, हमारी संवेदनाओं और हमारे दिमाग के संतुलन पर टिका है। जैसे एक इमारत खंभों पर टिकी होती है। अगर एक भी खंभा हिला, तो पूरी इमारत का नक्शा बदल जाता है। इस किताब के जरिए हमें उन लोगों के प्रति संवेदनशील बनाया गया है, जिन्हें समाज अक्सर पागल या अजीब कहकर किनारे कर देता है। हमें बताया गया है कि हर टूटे हुए दिमाग के पीछे एक इंसान है, जो अपनी बिखरती हुई दुनिया को समेटने की कोशिश कर रहा है। उसे हमारी दया नहीं, बल्कि हमारी समझ और हमारे साथ की जरूरत है। ये कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि हमें अपने स्वास्थ्य और अपनी यादों का कितना आभारी होना चाहिए। हम रोज सुबह उठते हैं और हमें पता होता है कि हम कौन हैं। ये एक बहुत बड़ा वरदान है, जिसे हम कभी महत्व नहीं देते। ये हमें सिखाती है कि इंसान होना सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा होना नहीं है, बल्कि इंसान होना अपनी कहानियों, अपनी यादों और अपने एहसास को संजोना है। और जब यह सब खो जाता है, तब भी जो बचता है, शायद वही हमारी असली रूह है। हमारी दुनिया वह नहीं है जो बाहर मौजूद है, बल्कि वह है जो हमारा दिमाग हमारे भीतर बनाता है, और वह किसी भी पल बदल सकती है। अगर आपकी पूरी याददाश्त अचानक मिट जाए, तो क्या आपको लगता है कि आप वही इंसान रहेंगे जो आप आज हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और नई कहानी के साथ।